आज से हल्द्वानी जाएंगे आरएसएस प्रमुख। आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोगों को करेंगे संबोधित। संघ प्रमुख के जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज। 10 अक्टूबर को प्रांत के प्रचारकों के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड वासियों को जल्द मिलेगी राहत। 10 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा मानसून। इस साल 13 दिन अधिक सक्रिय रहा मानसून। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 8 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 14 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 156 तक पहुंची। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हल्द्वानी दौरे पर आरएसएस प्रमुख। बड़ी जानकारी इस वक्त की सीधे उत्तराखंड से। आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोगों को संबोधित करेंगे और संघ प्रमुख के जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। 10 अक्टूबर को प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हल्द्वानी दौरे पर 3 दिवसीय दौरा रहेगा और अपने दौरे के दौरान करीब 2000 लोगों को संबोधित करेंगे। और संघ प्रमुख के उत्तराखंड जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि हिंदुत्व की छवि मानी जाती है आरएसएस प्रमुख की। और बीजेपी जो इस वक्त उत्तराखंड में सत्ता पक्ष पार्टी है, हिंदुत्व की पहचान मानी जाती है। ऐसे में उत्तराखंड पहुंचना आरएसएस प्रमुख का बेहद अहम माना जा रहा है, राजनीतिक लिहाज से भी, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिन का कार्यक्रम है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड के दौरे पर क्या कुछ कार्यक्रम उनका तय है और उत्तराखंड पहुंचना कितना महत्वपूर्ण उनके लिए? बिल्कुल सोनिका, देखिए जो आरएसएस के प्रमुख है, सरसंघचालक हैं, मुखिया हैं मोहन भागवत, वो 3 दिवसीय प्रवास से हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। और इस 3 दिन उनका जो प्रोग्राम है एक ही जगह पे, और वो है हल्द्वानी। और वहाँ पे वो अलग अलग दिनों में अलग अलग बैठकें लेंगे, अपने प्रांत प्रचारक से मिलेंगे, जो विभाग प्रचारक हैं, जो जिला प्रचारक हैं, इस तरह के लोगों से मिलेंगे और संघ कार्यों की समीक्षा करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। इसके साथ ही उनका जो अंतिम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम है, जिसमें संघ से जुड़े हुए जो स्वयंसेवक हैं उनके परिवारों के साथ वो बैठेंगे, उनको संघ के बारे में समझाएंगे और उनके साथ रात्रि भोजन भी करेंगे। तो एक तरह से देखें, संघ प्रमुख का ये जो दौरा है वह तो रूटीन का दौरा है, क्योंकि संघ प्रमुख पूरे साल भर अलग अलग प्रांतों में दौरा करते रहते हैं, बैठकें लेते रहते हैं और अपने संघ कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं और अपने प्रचारकों को गाइड करते रहते, मार्गदर्शन देते रहते हैं। हालांकि ये संघ का पक्ष हो गया, लेकिन संघ चूंकि अब संघ को लोग बीजेपी के एक संरक्षक के तौर पे देखते हैं, इसलिए उसके किसी भी अखिल भारतीय नेता का या बड़े नेता का जो प्रवास या दौरा होता है उसको लोग सियासी चश्मे से भी देखते हैं, यानी राजनीतिक दृष्टि से भी देखते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव आसन्न है और जल्द यहाँ पे विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसको देखते हुए जो सियासी जानकार है उनका कहना है कि संघ प्रमुख का जो दौरा है वो बीजेपी को भी कोई रणनीति बनाने में मदद करेगी और उनके इस दौरे को चुनावी नजरिए से भी लोग देख रहे हैं। हिंदुत्व की छवि आरएसएस प्रमुख रखते हैं धीरेन्द्र, और बीजेपी भी हिंदुत्व की पहचान मानी जाती है। कितना फायदा बीजेपी को होगा? बिल्कुल सोनिका, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि संघ के का जो सामाजिक सरोकार है, जो उनका सोशल नेटवर्क है, सामाजिक तंत्र है, उसका पूरा लाभ बीजेपी को मिलता है। क्योंकि बीजेपी संघ का एक अनुसांगिक संगठन यानी उसका एक सहयोगी संगठन माना जाता है और उसकी मातृ संस्था आरएसएस को माना जाता है, यानी कि वो संरक्षक और बड़े संगठन के तौर पे है, उसका एक संगठन बीजेपी भी है, ऐसा संघ के लोग भी कहते हैं। तो उनकी हर गतिविधि, उनके हर नेटवर्क, उनके हर पीआर का जो फायदा है, प्रॉफिट है, वो बीजेपी को मिलता है। तो निश्चित रूप से संघ के जो मुखिया है जब वो यहाँ आएंगे तो उसको राजनीतिक
लाभ और हानि की दृष्टि से देखा जाएगा। निश्चित रूप से जब संघ प्रमुख उत्तराखंड आ रहे हैं, अपने स्वयंसेवकों से, प्रांत प्रचारकों से मिलेंगे, प्रचारकों से मिलेंगे, तो उनको इस राज्य में चल रही राजनीतिक गतिविधियों की, सामाजिक गतिविधियों की भी जानकारी होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी लगातार दावा कर रही कि अब की बार 60 के पार, यानी 70 में से 60 सीटें लाने का दावा कर रही है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको संघ का सहयोग भी मिलना लाजमी है और मिलेगा ही। तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात सोनिका ये होगी कि संघ प्रमुख इन 3 दिनों में कौन कौन सी बैठकें लेते हैं और उनकी जो बैठकें हैं उसका लब्बोलुआब क्या निकल के आता है, कौन सा राजनीतिक संदेश वो अपने स्वयंसेवकों को देते हैं, अपने जो तंत्र में काम कर रहे प्रांत प्रचारक या प्रचारक हैं उनको क्या संदेश देते हैं, उसके आधार पर बीजेपी की लाभ हानि के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन उनका ये दौरा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि न केवल वो एक मार्गदर्शन देते हैं, अपने अपने प्रचारकों को गाइड करते हैं, बल्कि वो राज्य की वर्तमान गतिविधियों पर जो फीडबैक भी लेते हैं। जैसे यहाँ भू आंदोलन चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसको लेकर के सरकार और जो हकूकधारी थे उनके बीच एक गतिरोध बना हुआ है। तो इन सब मुद्दों पर अगर संघ प्रमुख फीडबैक लेंगे तो आगे चल करके शायद बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर सके, इन मुद्दों को हल कर सके। और आपने देखा होगा कि भू कानून की मांग जिस तेजी से उठी, अंततः मुख्यमंत्री को उसके लिए एक समिति का गठन करना पड़ा। इसी तरह देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उसके गठन के बाद से ही विरोध हो रहा है और ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो उस विरोध को झेल रहे, यानी त्रिवेंद्र रावत उस देवस्थानम बोर्ड को लेकर के आए, उनके समय में विरोध हुआ, फिर तीरथ सिंह रावत के समय में विरोध हुआ और पुष्कर सिंह धामी के समय में भी वो विरोध अपने चरम पे पहुंच गया, जिसके चलते सरकार को उनसे कई दौर की वार्ता करनी पड़ी और एक समिति का गठन भी किया गया है। तो इन सारे मुद्दों पे वो फीडबैक लेंगे और आगे चल के बीजेपी के क्रियाकलाप में, उसके राजनीतिक घोषणा पत्र में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो शायद थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा हमें उनकी बैठकों का और उसके बाद उन बैठकों से निकलने वाले संदेश का, तो पता चलेगा संघ प्रमुख का ये दौरा कितना बीजेपी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा और विपक्ष के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है धीरेन, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड से एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में आज से शुरू होगी कई रूटों के लिए हवाई सेवा। उत्तराखंड में आज से हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम धामी उद्घाटन करेंगे इस रूट पर। तो आज से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो रही है उत्तराखंड में और जोलीग्रांट एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाई जाएगी। तकरीबन 353 करोड़ की लागत से टर्मिनल फेज 1 का कार्य तैयार हुआ है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी आयोजित कराए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। वहीं देहरादून पिथौरागढ़ वाया हल्द्वानी हेली सेवा भी शुरू की जाएगी और आपको बता दें कि अलग अलग किराया रखा गया है अलग अलग रूटों के लिए। तो संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे। संचित, आज से हवाई सेवा की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड में, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या तैयारियां इसके लिए आप देख रहे हैं? देखिए सोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तराखंड आएंगे। वो 1:30 बजे करीब उत्तराखंड आ जाएंगे और उनके साथ तमाम जो उत्तराखंड के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही पुष्कर सिंह धामी भी वहीं पर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। देखिए, जो इस टर्मिनल को बनाया गया, इस टर्मिनल में जो ब्रह्म कमल की 3 मूर्तियां बनाई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए आप देखिए, इस टर्मिनल से हल्द्वानी के लिए मैं आपको हल्द्वानी हो गया, गौचर हो गया, श्रीनगर हो गया, तो तमाम जगहों पर अब हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे पर्यटन को भी एक बड़ा आयाम मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए, उत्तराखंड में जो रोजगार है उसको भी एक बड़ी भूमिका मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में, कल वो उत्तराखंड दौरे पर थे, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जो धाम है, धाम का बड़ा महत्व है, देवभूमि से उनका तमाम लगाव लगा रहता है। तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जब ये हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर जो रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ तमाम चीजों में फायदा उत्तराखंड को सीधा पहुंचेगा। सोनिका, और लोगों के लिए कितना फायदा उन्हें पहुंचेगा और उत्तराखंड की संस्कृति के लिए भी संचित बेहद अहम हो जाएगा। फिर
देखिए सोनिया, आपको बताऊं कि उत्तराखंड को तो सीधे रूप से इसका फायदा पहुंचेगा। देखिए जितने इंडस्ट्री या जितनी भी तमाम तरीके की चीजें अगर उत्तराखंड में आएंगी, आधुनिक उत्तराखंड होगा, तो इसका फायदा सीधा जो उत्तराखंड में रह रहे लोग हैं उनको मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नौकरी के अवसर यहाँ पर खुलेंगे। देखिए सरकारी नौकरी के अलावा अगर बात करें तो प्राइवेटाइजेशन की मोड पे अगर जाएंगे तो देखिए प्राइवेट नौकरियां भी काफी से निकल कर सामने आएंगी। तमाम तरीके के रोजगार वहां पर खुल के सामने आएंगे, तो वो रोजगार सीधा उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। और बात करें तीर्थ यात्रियों की, तो आप लगाइए कि जिस तरीके से टूरिस्ट को आने में उत्तराखंड में थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो उससे भी फायदा सीधा सीधा उत्तराखंड को ही होने वाला है। सोनिका, संचित, आपने रोजगार का जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए कि अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अब सीधा रोजगार यानी युवाओं को साधने की कोशिश भी कर दी गई है, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से जब से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, आप देखिए लगातार तमाम तरीके के कार्यक्रम, तमाम तरीके की घोषणाएं हो रही है जो युवाओं और अलग अन्य वर्गों के पक्षों में है। देखिए जिस तरीके से एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी, उसको भी साधने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। देखिए युवाओं को बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर के जो विपक्ष है तमाम मंचों से सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कितना फायदा उत्तराखंड में डायरेक्ट मिला है, और एक वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में नोट हो जाएगा। संचित, कब तक उद्घाटन हो जाएगा इसका, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए आज इसका उद्घाटन है 1:30 बजे। ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तराखंड आ जाएंगे, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री समेत वहां पर सब मौजूद होंगे। उसके बाद इसका कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद उनकी मीटिंग है, मीटिंग्स में देखते हैं कि क्या कुछ निकल के हो सकता है, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी उनकी बात हो। यही सब कार्यक्रम आज का रखा गया है। सोनिका, ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड से मौसम को लेकर इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम में अब लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। उत्तराखंड वासियों को जल्द राहत मिलेगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। 10 अक्टूबर तक मानसून विदा हो जाएगा उत्तराखंड से, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। इस साल 13 दिन अधिक सक्रिय रहा मानसून, ये जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग का अनुमान सामान्य से 2% कम हुई है, कहा गया है। उत्तराखंड वासियों को अब राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार पिछले महीने देखा गया उत्तराखंड में बारिश का दौर रहा, और लगातार जिस तरीके से बारिश हुई लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चुनौतियां बेहद लोगों के जीवन में आई, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड वासियों को जल्द राहत अब मिलेगी। 10 अक्टूबर तक मानसून विदा हो जाएगा। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि सामान्य से 2% कम बारिश हुई, तो उत्तराखंड वासियों को राहत अब मिलने जा रही है। जीवन जो चुनौतीपूर्ण हो चला था, कहीं ना कहीं अब सामान्य हो जाएगा, क्योंकि विदाई मानसून की उत्तराखंड में होने वाली है। लगातार देखा गया तेज बारिश के बाद उत्तराखंड में तबाही का मंजर सामने आया। भूस्खलन, कहीं बादल फटने की खबरें देखने को मिली, तो पहाड़ दरकने के बाद मलबा सड़कों तक पहुंचने लगा। और अब ये जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड वासियों को राहत मिलने वाली है। मानसून लगातार जो करवट ले रहा था, अब राहत लोगों को मिलेगी। विशाखा चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, बीते कई दिनों से, पिछले महीने भी हम देख रहे थे लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून की विदाई होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल सोनिका, लंबे समय के बाद मानसून उत्तराखंड से विदा लेने को तैयार है, और जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक है उनके द्वारा कह दिया गया है कि आगामी 10 अक्टूबर के बाद से मानसून की जो सक्रियता है वो उत्तराखंड से खत्म हो जाएगी। हालांकि जो भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इन सभी को मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी आगामी जो 10 अक्टूबर है तब तक की जो मानसून की सक्रियता है वो कुछ इलाकों में देखी जा सकती है। मैदानी इलाकों से जो बारिश की संभावना है वो बेहद कम बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर 10 अक्टूबर तक बारिश के जो आसार हैं वो जताए हैं, क्योंकि सक्रियता बनी हुई है मानसून की। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद से पूरी तरह से जो मानसून है वो उत्तराखंड से विदा ले जाएंगे, और भारी बारिश की जो स्थिति, तमाम जो फिलहाल समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं राज्य में लगातार देखने को मिल रही थी पिछले 1 से 2 महीने से, उनसे जो राहत है वो राज्य को मिल पाए। जी। और जिस तरीके से अब ये जानकारी सामने आई है विशाखा, लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, क्योंकि एक डर लोगों के मन में देखा गया था? पहाड़ी
क्षेत्रों में जो मानसूनी बारिश का जो भी समय बीता है या जो भी मानसूनी जो बारिश होती है हर साल, वो जाहिर तौर पर कई सारी मुसीबतें, आम चुनौती, एक रोजमर्रा की जो जिंदगी पहाड़ी लोगों के लिए उनको जीनी पड़ती है, वो काफी हद तक जो परेशानियों से भरी होती है वो बन जाती है। और जिस वजह से हर साल पहाड़ी इलाकों में जो चाहे वो जान और माल का नुकसान भी राज्य में देखने को मिलता है। और जाहिर तौर पर इस बारिश के बाद जो पहाड़ी इलाके हैं उनके लोगों के लिए उनकी जिंदगी है वो वापस पटरी पर आ सकेगी। रोजगार के जो साधन पिछले कुछ महीनों से ठप पड़े थे वो खुल सकेंगे, तमाम जो स्थिति है वो नॉर्मल हो जाएगी। और जो पहाड़ी रास्ते जो बारिश की वजह से एक तरीके से दुर्गम बन जाते हैं और जिन पर चलना या फिर आवाजाही के साधन एक तरीके से बनाना उनको जो मुश्किल हो जाता है, वो कम से कम वो चुनौती उनके लिए दूर होगी। और इस बारिश के मौसम के बाद जाहिर तौर पर जो पहाड़ी जो व्यवसाय हैं वो खासतौर पर सर्दियों में काफी फलते फूलते हैं और उसका जो दौर है वो अब शुरू होगा इस बारिश के बाद। जाहिर तौर पर जो पहाड़ी लोगों की जो चुनौतियां हैं वो कम नजर आएगी। विशाखा, जिस तरीके से मौसम उत्तराखंड का लगातार बदल रहा था, तेज बारिश के बीच देखा गया कई सड़कें उत्तराखंड में बंद हो गई थी, कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद थे, क्या अब सभी सड़कें खुल चुकी हैं, आवागमन संभव हो गया है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल जो रास्ते से चारधाम की अगर हम बात करें, चारधाम रूट की बात करें, तो जाहिर तौर पर गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले जो कुछ हाईवे थे उनसे जो संपर्क है वो टूटा हुआ था। लेकिन बीआरओ की टीम में लगातार लगी हुई है और देखिए अभी किस तरह से राज्य में जो तमाम सड़कों को लेकर कल जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं उन्होंने भी तमाम जायजा लिया तमाम स्थिति का, और किस तरह से जो फिलहाल सड़कों की जो स्थिति है वो उत्तराखंड में लगातार सुधारी जा रही है। प्रशासन केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जाहिर तौर पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जोड़ने के लिए खासतौर पर उत्तराखंड के तमाम जो जिले हैं उनकी पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए चारधाम यात्रा के तहत जो एक तरीके से 635 किलोमीटर जो लंबी सड़कें हैं उनको बनाने की मंजूरी केंद्रीय नेतृत्व से मिली है, उस पर काम चल रहा है। तमाम स्थिति पहाड़ों में जो है वो भी सुनिश्चित की जा रही है सड़कों की। तो जाहिर तौर पर जो फिलहाल सड़कों की स्थिति है वो इस बारिश के बाद अगर जो खराब है, जहाँ जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है सड़कें, उनकी भी जो मरम्मत का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी क्षति नेशनल हाईवे को या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के रास्तों को हुई है वो बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें देवभूमि से कोरोना से जुड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। उत्तराखंड से 24 घंटे में 8 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और 24 घंटे के दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये जानकारी सामने आई है और सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 156 तक पहुंच गई है। देवभूमि में कोरोना के हालात लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। मामलों में गिरावट के साथ ही राहत भरी खबर ये सामने आई है कि बीते कई दिनों से एक भी मौत उत्तराखंड में नहीं हुई है। वहीं मरीज ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में भी अब घटती नजर आ रही है, तो हालात सामान्य होने लगे हैं। लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड सरकार सजग है और बेहद गंभीर है इस मामले को लेकर। इसलिए लगातार अस्पतालों को यह आदेश दिए गए हैं कि सतर्क रहे। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया है। वैक्सीनेशन की रफ्तार रोजाना बढ़ाई जा रही है और रिकॉर्ड स्तर पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। विशाखा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात है विशाखा, क्या वहां भी हालात सामान्य हो गए हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए पूरे राज्य के साथ इस समय जो स्थिति है वो काफी नियंत्रण में कही जा सकती है। और कोरोना को लेकर जो फिलहाल सरकार के प्रयास हैं वो भी जाहिर तौर पर सराहनीय है। जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया राज्य में चल रही है कहीं ना कहीं वो इस नियंत्रण की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। और किस तरह से आप देखिए कि चारधाम यात्रा को कितने लंबे समय तक के लिए रोका गया, यह भी राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम था, जिसके तहत जो नियंत्रण की स्थिति में आज हम हैं वो बनी हुई है। और अब देखिए चारधाम यात्रा को जो खोला गया है पूरी तरह से, उसके तहत भी किस तरह से जो एसओपी का पालन है वो कराया जा रहा है। जो डबल डोज वैक्सीनेट सर्टिफिकेट है उसकी डिमांड, उसकी अनिवार्यता राज्य के सभी और राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए रखी गई है। तो किस तरह से देखिए जो नियंत्रण की स्थिति है वो सरकार और प्रशासन के बनाने से संभव हुई है। और फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जो कोरोना का ग्राफ है वो बहुत ही फिलहाल नियंत्रण की स्थिति में है और हर रोज नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ दिखाई देता है।
और यदि विशेषज्ञों की माने तो आगामी यदि अक्टूबर और नवंबर की जो मिड तक अगर यह स्थिति नियंत्रण में रहती है तो जाहिर तौर पर जो आने वाली स्थिति को लेकर जो आशंकाएं फिलहाल बनी हुई है उनकी जो फिलहाल उनके होने की उनकी सफलता की जो फिलहाल सफलता है वो पूरी तरह से बहुत कमजोर पड़ जाएगी और तीसरी लहर की जो आशंका बनी हुई है जाहिर तौर पर उसकी आशंका भी कमजोर पड़ेगी अगर नियंत्रण की स्थिति पूरे भारत के साथ और तमाम जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ उत्तराखंड में यह बन पाती है। जी तो विशाखा, जागरूकता अभियान क्या अभी भी चलाया जा रहा है लोगों को जागरूक रखने के लिए? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल जागरूकता अभियान की जरूरत है क्योंकि देश भर में अभी जो त्योहारों का सीजन है वो आना बाकी है और जिस तरह से बाजारों में जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ेगा क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल के बाद जो त्योहारों की रौनक एक तरीके से फीकी पड़ गई थी, अब त्योहार का सीजन है तो जाहिर तौर पर लोगों में फिलहाल जो डर है कोरोना को लेकर वो कहीं खत्म हो गया है, जिसकी जागरूकता की अभी जरूरत है और किस तरह से अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए तमाम जो त्योहारों की जो फिलहाल चीजें हैं, बाजारों की जो स्थिति है वो बनाकर रखी जाए, उसके लिए जागरूकता अभियान की जाहिर तौर पर बहुत जरूरत है। जी ठीक है विशाखा, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे उत्तराखंड में कोरोना से क्या हालात हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में हालात अब सामान्य होने लगे हैं और प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि तीसरी लहर की जो आशंका जाहिर की गई है उसे आगे न बढ़ने दिया जाए। फिलहाल आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में दरअसल लोगों की तरफ से शिकायतें की जा रही हैं कि नाली निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक प्रेम सिंह राणा के विधानसभा क्षेत्र खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 डिग्री कॉलेज रोड में नाली निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल का मामला सामने आया है। लोगों ने सड़क तोड़ने, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और कछुआ चाल का आरोप लगाया है। खटीमा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर चलना दूभर हो गया, जल भराव की स्थिति बरकरार है, सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये आरोप लगाए गए हैं स्थानीय लोगों की तरफ से कि नाली निर्माण और सड़कों के लिए जो इस्तेमाल की जा रही है सामग्री वो घटिया सामग्री है। दरअसल ये पूरा मामला खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 का है। ये भुवन जोशी नाम का एक ठेकेदार है जिसको यहाँ नगर पालिका ने ठेका दिया है। उस भुवन जोशी से हमने कम से कम 50 बार कहा कि भाई ये नाली निर्माण में अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसका ये कहना है कि मैंने ठेका आगे दे दिया है। मैंने आगे ठेका दे दिया है और जो आगे ठेकेदार है अब मैं उससे कह रहा हूँ वो उस बात को नहीं सुन रहा है। और समस्या क्या है वहाँ पे नाली में, क्या समस्या ये है कि जो नाली निर्माण हो रही है उसमें घटिया सामग्री लग रही है, उसमें रोड को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, उसमें स्लेब नहीं, उसमें जो स्लेब डाले गए उससे नाली बंद हो गई है, उसमें जो उसका ढाल है वो सब पानी वहीं का वहीं जमा हो जा रहा है। लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों के घरों के आगे मलबा पड़ा हुआ है जो 20-25 दिन से उठ नहीं रहा है और ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो ठेकेदार सुन नहीं रहा है। और नगर पालिका के ईओ से मेरे द्वारा कहा गया, 3 दिन पहले कहा गया, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें जहां शिकायत करनी है वहां शिकायत कर। अभी जो है वहाँ के ग्रामवासी मोहल्ले वासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में के संबंध में जो नाली का जहाँ तक मामला है तो उस संबंध में जो है यो खटीमा से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया है कि कल जो है उनके इंजीनियर साहब आएंगे और उसको चेक करेंगे, तदुपरांत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास भी फ़ोन आया था, मैंने ठेकेदार को उस संबंध में बुलाया है और उससे मैंने पूछा है कि भाई देर क्यों हो रही है इसको बनाने में। और जहाँ तक मुझे लगा वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, बासिंदे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई सड़क पहले बने, तो सड़क के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करनी होती है, तो नाली वो बनाने दें और अगर कुछ में देर हो रही तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इसमें। और लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी जानकारी, लखीमपुर हिंसा ने अब सियासी मोड़ ले लिया है। सियासत लगातार देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा घटी थी उस पर तमाम विपक्षी पार्टियां लखीमपुर का रुख कर रही हैं और इसी बीच अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ पहुंचा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, लखनऊ एयरपोर्ट पर अकाली दल का डेलीगेशन पहुंच गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें बलविंदर सिंह, हरसिमरत कौर डेलीगेशन में शामिल है और इसी के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब लखीमपुर खीरी में सियासत तेज होती जा रही है। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवदीप, अब श्रोमणी अकाली दल भी लखीमपुर पहुंचने की कोशिश में जुटा है। क्या माना जाए कि सियासत तेज हो गई अब लखीमपुर खीरी के रास्ते?
हाँ देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब से ये घटना हुई है कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है और खासतौर पर बीजेपी विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं वो पूरा प्रयास कर रही है कि इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं सियासी माइलेज जो है इसका लिया जाए। यही कारण है, आप देखिए कि चाहे वो लोकल समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लगातार अलग अलग पार्टियों के लीडर जो है वो लगातार लखीमपुर खीरी पहुंच रहे। इससे पहले पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी राहुल गांधी के साथ वहां पर पहुंचे थे। कल नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने एक बड़े काफिले के साथ यूपी का रुख किया था, उनकी गिरफ्तारी हुई और आज वो भी लखीमपुर खीरी जाने की उनको इजाजत कहीं ना कहीं सोनिका मिल गई है। लेकिन इसी बीच 5 सदस्यीय ये प्रतिनिधिमंडल है अकाली दल का, जिसमें बीपी जगीरपुर शामिल है, हरसिमरत कौर बादल शामिल है, प्रेम सिंह चंदूमाजरा शामिल है, इसमें बिक्रम सिंह मजीठिया शामिल है, बलविंदर सिंह हुंदर, तमाम ये कोर कमेटी के सदस्य हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ही हम कह सकते हैं लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। परिवार के साथ सांत्वना प्रकट की और श्रोमणी अकाली दल से हर संभव मदद जो है उनका भरोसा दिलाया और उनका भी एक ही मांग थी कि एक तो तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और दूसरा जिन खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर ये पूरा मसला हो रहा है वो जल्द से जल्द रद्द किए जाए। क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट से जब अकाली दल का वक्त निकल रहा था तो हरसिमरत और बादल ने जब मीडिया से बातचीत की तभी उनका यही कहना था कि इसी कानूनों की वजह से एक तो जो किसान परिवार है वो खुद को काफी ज्यादा अपाहिज महसूस कर रहे हैं और अपने आप को कारपोरेट के अधीन वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो पूरे तरीके से कारपोरेट के अधीन आ जाएंगे। दूसरा, इनसिक्योरिटी उनके अंदर जरूर है कि जमीनें जा सकती है और आज देखिए कि इन्हीं कानूनों की वजह से पूरे देश के अंदर 500 से ज्यादा लोगों की, किसानों की मौत जो होने का अब तक हो चुकी है। तो यही कारण है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर श्रोमणी अकाली दल, जितने भी इस वक्त बीजेपी के मुख्य विरोधी पार्टियां हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि तीनों खेतीबाड़ी कानून जो है वो तुरंत प्रभाव से रद्द होने चाहिए। क्योंकि अगर ये कानून इसी तरीके से रहे, जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन और भी तीखे होंगे, क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव है। ऐसे में अगर इन बिलों को लेकर किसानों के साथ कोई सहमति नहीं बनती है तो आने वाले दिनों के अंदर जब चुनाव प्रचार और तेज होगा, जब गाड़ियां घूमेगी गांव की तरफ, शहरों की तरफ और खासतौर पर क्योंकि बीजेपी का खुलकर विरोध किया जा रहा है, तो उनका ये जो घटनाएं हैं वो मुझे लगता है और ज्यादा तेज होंगी, आम हो सकती है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो बातचीत का जो रास्ता है वो किसानों के साथ खोला जाना चाहिए, हर मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके खेतीबाड़ी कानूनों का समाधान लखीमपुर के बहाने सियासत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखना है विपक्षी पार्टियां कितनी कामयाब रहेगी इसमें। बहुत शुक्रिया नवदीप, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।